राधे राधे दोस्तों। इससे जो पूर्व की क्लास थी उसमें हमने गति के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बल व गति के नियमों से संबंधित रहेगी। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। जो हमारी जो क्लास रहेगी बल व गति के नियम से संबंधित, ये इसको मैं दो पार्टों में कंप्लीट करूंगा। एक क्लास आज होगी और एक क्लास इसके बाद आएगी। तो जो क्लास रहेगी इसके दो पार्ट इसलिए किए गए क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाती या वीडियो जो था ज्यादा लंबा हो जाता, तो इसको मैंने दो पार्टों में बांट दिया। आज हम गति के नियम के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। कुछ बल जो बचेंगे उनको हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बल एवं गति के नियम से। तो बात करें, भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां। तो अदिश राशियां जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए बस किसकी आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, तो उन राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों के उदाहरण को आप याद रखें, समय, चाल, ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व व शक्ति, ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण है। बात करें हम सदिश राशियों की, तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी, दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण तो चाहिए ही सही, उसके साथ में हमें दिशा भी चाहिए, तो वह भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती है। जैसे बल और विस्थापन, ये दोनों ही सदिश राशियां हैं। वेग की बात करें, एक एग्जाम्पल और, तो वेग भी यहाँ पर सदिश राशि रहेगी दोस्तों। अब सदिश को तीरनुमा रेखा द्वारा दर्शाते, जो सदिश राशियां इनको तीरनुमा रेखा द्वारा दर्शाते। जैसे मैं वेग का सिंबल अगर वी लूं तो इसके ऊपर ऐसे तीर बना रहेगा, इसका मतलब वेग क्या है, ये एक सदिश राशि है। तो जो सदिश राशियां हैं या सदिश है, इसको तीरनुमा राशि रेखा से दर्शाते। तो वी के ऊपर अगर तीर बना हुआ है, इसका मतलब ये वी वेक्टर की बात हो रही है। वी एक सदिश राशि है, मतलब वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करें, इस वेग को सदिश राशि के रूप में व्यक्त करने के लिए इसके ऊपर ऐसे तीर बना देते हैं, यह व्यक्त करेगा कि वेग जो है यह क्या, सदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करें एकांक सदिश। किसी भी सदिश ए वेक्टर या ए सदिश में उसके परिणाम मोड ए वेक्टर का भाग देने से जो सदिश प्राप्त होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं या ए कैप से व्यक्त करते हैं। यह जो ए है, इसके ऊपर यह कैप नुमा आकृति बनी हुई, इसे कैप से पढ़ते हैं तो इसे ए कैप से व्यक्त करते हैं। तो एकांक सदिश को ए कैप से व्यक्त करेंगे। एकांक सदिश क्या हुआ, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ए कैप बराबर हुआ ए वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। यहाँ मोड का मतलब होता है ए का मान हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। जो मोड लगने के बाद अगर यहाँ माइनस में भी आता है तो हम उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव या धनात्मक लेते हैं। यह मोड इसीलिए लगाया जाता है ताकि कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ए वेक्टर अगर दिशा की वजह से अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सदिश का जो परिमाण है वह हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसको हमने मोड में लगा दिया। तो एकांक सदिश बराबर होगा सदिश बता सदिश का परिमाण, ये याद रखें आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन के जो नियम है उनकी भी, और अब उससे पहले बल देख लेते हैं। बल बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यात्मक अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है। कोई वस्तु है, अगर वह गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर देगा, और अगर कोई वस्तु है वो विराम अवस्था में रखी हुई है तो बल वह कारक है जो उसकी विराम की अवस्था में भी क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। तो बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यात्मक अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का क्या करता है दोस्तों, प्रयास करता है। अथवा बल की एक परिभाषा और दी गई है, वह बाह्य कारक जो वस्तु को गतिशील बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है या जो वस्तु की गति की चाल तथा दिशा परिवर्तित करता है या जो वस्तु की आकृति में क्या करता है, परिवर्तन कर सकता है। तो बल क्या है, कोई वस्तु है, अगर वो स्थिर अवस्था में और अगर उस पर हम लगातार बल लगाए रखें तो वह उसको गतिशील अवस्था में बनाए रखेगा। या कोई वस्तु जो गतिशील अवस्था में, उस पर अगर हम बल लगा दे तो या तो वह उसकी गति को बढ़ा देगा या कम कर देगा, या उसकी गति की दिशा को क्या कर देगा दोस्तों, परिवर्तित कर देगा। या अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाए तो उसकी आकृति में परिवर्तन कर देता है। तो किसी वस्तु पर अगर हम ज्यादा अधिक बल लगाए और अगर वह खिसक नहीं रही है या एक जगह पर स्थिर है, तो उस अगर वह गतिशील अवस्था में नहीं आ रही है तो उसकी आकृति में भी परिवर्तन आ सकता है। तो बल क्या करता है, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बल एक सदिश राशि है, याद रखें, बल एक सदिश राशि है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। ये इंपॉर्टेंट है, एमकेएस पद्धति में न्यूटन और सीजीएस पद्धति में जो बल है उसका मात्रक डाइन रहेगा। एक न्यूटन बराबर होता है दोस्तों 10⁵ डाइन। एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और एक डाइन जो है इसका
अगर मैं यूनिट देखूं तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू या डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर आएगा। तो ये जो एक डाइन बराबर रहेगा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर बाई सेकंड की घात 2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2 सेकंड की घात -2। तो यह डाइन की यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक पाउंडल बराबर होता है, पाउंडल इज इक्वल टू 13,825.7 डाइन। तो आप याद रखें 13,825.7 डाइन के बराबर एक पाउंडल होता है। इसके आने की तो कोई संभावना नहीं, लेकिन जो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन बराबर जो रहेगा 10 की घात 5 डाइन रहेगा। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन और एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, इसको याद रखना। अब न्यूटन बल के बारे में बात करते हैं। वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे 1 न्यूटन बल कहेंगे। 1 न्यूटन बल क्या रहेगा, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु जो है उसके 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है उसमें वो क्या करे, 1 न्यूटन जो बल है वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उसमें क्या कर देगा, त्वरण उत्पन्न कर देगा। तो उसे हम 1 न्यूटन बल कहेंगे। बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m इंटू ए। न्यूटन जो बल का मात्रक हमने न्यूटन मान रहे, ये बराबर होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड की घात 2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। तो यह बल का मात्रक या न्यूटन का मात्रक हो गया। बल का मात्रक वैसे न्यूटन रहता है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन इसके बराबर रहेगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2। और 1 न्यूटन क्या रहेगा कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे तो वह बल 1 न्यूटन बल कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करें न्यूटन की गति के नियम। जो न्यूटन की गति के नियम की बात करें तो आइजैक न्यूटन ने दिए थे। जो गति के नियम थे वो आइजैक न्यूटन ने दिए थे, और इनकी बुक जो थी वो थी प्रिंसिपिया। इसमें इन्होंने न्यूटन की गति के नियम दिए। न्यूटन की गति के पहले नियम की बात करें तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नाम याद रखें, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो वह क्या करेगी, विरामावस्था में बनी रहती है। अथवा कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से एक दिशा में गति कर रही है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में क्या करेगी, गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह बताता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो यहाँ कहने का यह मतलब है कि कोई वस्तु है वह जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे अगर कोई एक बॉक्स रखा है वह तब तक वहां पर स्थिर अवस्था में रखा रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से आकर उस पर कोई फोर्स या बल ना लगाए या वह किसी बल के अधीन ना आए, तब तक वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा। या कोई वस्तु है वह गतिशील अवस्था में है और तब तक उस पर कोई दूसरा बल ना लगे तो वह तब तक उसमें क्या रहेगी, गतिशील अवस्था में ही रहेगी। तो यहाँ पर बाह्य बल जो है वह वस्तु की विरामावस्था और गतिशील अवस्था दोनों को ही बदल देता है, लेकिन जब तक विरामावस्था और गतिशील अवस्था पे बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम है। अब जड़त्व क्या होता है, जड़त्व को देखते। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसे विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो कोई वस्तु है उसका वह प्राकृतिक गुण जो वह वस्तु अगर विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो उसका क्या करेगा, विरोध करता है, उसके परिवर्तन का क्या करेगा दोस्तों, विरोध करता है। तो वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व वह गुण हो गया वस्तु का कि अगर वह वस्तु विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में है तो उसका जो परिवर्तन होगा उसके विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में उसका विरोध या उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर जड़त्व जिसे विराम का जड़त्व कहते हैं, और एक होता है गतिज जड़त्व जिसे गति का जड़त्व कहते हैं। जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं, तो स्थिर जड़त्व को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, और जो गतिज जड़त्व है इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। तो जड़त्व दो प्रकार का हो गया, स्थिर और गतिज जड़त्व। अब हम 1 बाय 1 जड़त्व को पढ़ते हैं। स्थिर या विराम का जड़त्व देखते हैं। कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह तब तक विराम में रहेगी जब तक कोई भारी बल लगाकर उसकी विराम अवस्था को बदल नहीं दिया जाता। तो यह स्थिर जड़त्व है या विराम का जड़त्व। उदाहरण के लिए बात करें तो घोड़े पे सवार
बैठा है तथा घोड़ा अचानक से दौड़ना आरंभ कर दे तो प्रायः सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है। अब जैसे कोई आदमी घोड़े पर बैठा है, वह एक स्थिर जड़त्व की स्थिति में, अचानक से घोड़ा चलने लगा या दौड़ने लगा तो स्थिर जड़त्व के कारण वह व्यक्ति तो वहीं बैठा रहना चाहता है, लेकिन घोड़ा क्या हुआ, अचानक से दौड़ने लगा तो जो उसका शरीर है वो पीछे की तरफ झुकेगा या वो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यह स्थिर जड़त्व की वजह से होता है। स्थिर कार या बस को अचानक तेज चला देने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर क्या होता है, धक्का अनुभव होता है। यह जो धक्का अनुभव होता है इसका कारण भी क्या है दोस्तों, स्थिर जड़त्व है। नेक्स्ट हम बात करें, कंबल या गर्द लगे दरियों को लटकाकर जब डंडे से प्रहार किया जाता है तो धूल के कण पृथक हो जाते हैं। धूल के कणों का पृथक होने का कारण भी स्थिर जड़त्व है। जैसे कोई कंबल आपने लटका दिया, अगर उस पर आप डंडे से प्रहार कर रहे हो तो वो कंबल तो पीछे चला गया डंडे से देने के लिए, जैसे कंबल की तो एक प्रकार से गति हो गई, लेकिन उसमें जो धूल के कण थे वो उसमें जड़त्व की, स्थिर जड़त्व के कारण क्या हुए थे, बैठे हुए थे या एक तरह से वो उससे चिपके हुए थे। जैसे ही डंडे की उसके हमने कंबल के मारी तो डंडा की जैसे ही कंबल के लगी, कंबल क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन वह धूल के कण जो उसमें बैठे थे वो वहीं स्थिर रह जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उससे अलग होकर नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो एक तरह से क्या होता है, कंबल या गर्द लगे दरियों को लटकाकर जब डंडे से प्रहार किया जाता है तो धूल के कण क्या होता है, पृथक हो जाने का कारण भी क्या होता है, स्थिर जड़त्व ही होता है। धूल के कण स्थिर जड़त्व के कारण ही क्या होते हैं, कंबल से पृथक हो जाते हैं, या वो क्या है, जैसे देते हैं तो धूल के कण एकदम से हवा में आ जाते हैं। फल लगे पेड़ की डाल को जब हिलाते हैं तो उससे फल गिरने का कारण भी क्या है दोस्तों, स्थिर जड़त्व भी ही है। जब एक ट्रेन विराम से अचानक चलना प्रारंभ करती है, कोई ट्रेन है वह विराम से अचानक चलना प्रारंभ करती है तो डिब्बे के अंदर खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने का प्रवृत्ति रखता है। तो विराम में जैसे ही आप ट्रेन या बस का भी उदाहरण ले, आप बस को ऐसे पकड़ के खड़े, अचानक से बस चलती है तो आदमी क्या करता है, एकदम से गिरने जैसा उसको अनुभव होता है, गिरने का क्या करता है, प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, एक कांच के गिलास पर एक चिकना कार्ड रखते हैं और उस पर एक सिक्का रखते हैं। जब हम गिलास पर रखे कार्ड पर अंगुली से चोट करते हैं तब कार्ड तो अंगुली से चोट लगने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है और आगे की ओर सरक जाता है, परंतु सिक्का स्थिर जड़त्व के कारण अपने स्थान पर रह जाता है और अंततः नीचे कहां, गिलास में गिर जाता है। जैसे इसमें ऐसे बात हो रही, मैं एक गिलास बना देता हूं, इस पे मैंने एक कार्ड रखा और इसके ऊपर मैंने एक सिक्का रखा। अब जैसे ही मैं इस कार्ड की उंगली से ऐसे देऊंगा, या ये जो कार्ड है ये क्या है, चिकना है, तो जैसे ही मैं इस कार्ड पर अपनी उंगली से बल लगाऊंगा या इसके देऊंगा तो ये जो कार्ड है ये क्या होगा, फिसल जाएगा और सिक्का जो है अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और पानी के अंदर गिर जाएगा। मान लो इसमें पानी भरा हुआ है तो यह भी किस वजह से होगा, स्थिर जड़त्व के कारण होगा। क्यों? क्योंकि सिक्का तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, लेकिन कार्ड चिकना होने के कारण जैसे ही हम उसके अधिक बल से देंगे तो वह कार्ड तो निकल जाएगा और सिक्का जो है फिसला, कार्ड चिकना है इसलिए वह तो निकल जाएगा, लेकिन सिक्का उसी जगह पर स्थिर रहेगा और सीधा ही कार्ड निकलने के बाद पानी के अंदर गिर जाएगा। तो यह भी स्थिर जड़त्व के कारण होगा। ये स्थिर जड़त्व से संबंधित एग्जाम्पल थे। अब हम गतिज जड़त्व की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल आपके प्रश्न के रूप में सीधा आ सकता है और पूछ सकते हैं यह किस प्रकार का जड़त्व है, स्थिर जड़त्व है या गतिज जड़त्व है। तो या न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, जड़त्व के नियम से। तो इससे एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं किस नियम से संबंधित उदाहरण है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से या फिर स्थिर जड़त्व से या गतिज जड़त्व से। जिस प्रकार के ऑप्शन देंगे उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। गतिज जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हो दोस्तों। यदि कोई वस्तु समान चाल से सीधी रेखा में गमन कर रही है तो वह तब तक ऐसा करती रहेगी जब तक कि कोई भाई बल उसकी इस अवस्था को बदल न दे। तो कोई वस्तु है वह समान चाल से गतिशील है तो जब तक उस पर कोई भाई बल नहीं लगेगा तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम बात करें इसके उदाहरण की, तेज रफ्तार चलती हुई बस को जब अचानक से ब्रेक लगाकर एकाएक रोका जाता है तो बस में बैठे यात्री गतिज जड़त्व के कारण क्या हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। जब तेज रफ्तार बस है, तेज रफ्तार बस चल रही है, उसको अचानक से रोकेंगे तो जो बस में व्यक्ति खड़ा है वो अचानक से आगे की तरफ झुक जाएगा। वो किस वजह से होगा, क्योंकि उसके जो पांव है वो तो स्थिर है लेकिन शरीर क्या है, बस की चाल के साथ, जैसे ही बस गतिशील है तो हमारा शरीर भी उसके साथ उसी वेग से चल रहा है और जैसे ही बस में ब्रेक लगेगा बस तो स्थिर हो जाएगी, हमारे पांव भी नीचे जड़त्व की वजह से, स्थिर जड़त्व की वजह से यहीं पर चिपके रहेंगे, लेकिन शरीर तो आगे की तरफ गति कर रहा था तो इसकी गति क्या होती है, अचानक से शरीर क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। तो यह किस वजह से होता है, गतिज जड़त्व के कारण होगा। नेक्स्ट हम पढ़े इसमें उदाहरण की, तो लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है। कूदते समय जड़त्व के कारण उसके शरीर की सामने वाली गति बनी रहती है, अतः वह अधिक दूरी तक कूदने में सफल रहता है। जो लंबी कूद रहती है उसमें खिलाड़ी काफी दूर से दौड़ता हुआ आता है, वह इसीलिए आता है ताकि उसका जो पूरा शरीर है वह जिस स्पीड से दौड़ता हुआ आएगा उस स्पीड में उसका शरीर क्या रहेगा,
गतिशील रहेगा, और वो जैसे ही कूदेगा तो यह जो वेग है जो जिससे वो पहले दौड़ता हुआ आ रहा था वह वेग भी उसके शरीर के साथ आगे की तरफ जाएगा, तो वह ज्यादा दूरी कूद पाएगा। अब आगे हम पढ़े, जब कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी, बस या रेल से कूदता है तब मुंह के बल आगे की ओर गिरता है। हाँ, अब अगर चलती हुई गाड़ी से, आपने यह भी बहुत से बच्चों ने या बहुत से लोगों के साथ ये अनुभव हुआ भी होगा कि कोई चलती हुई गाड़ी से जब हम कूदते हैं तो चलती हुई गाड़ी से जब कूदते हैं तो मुंह के बल आगे की ओर गिर जाते हैं। मुंह के बल आगे की ओर क्यों गिरते हैं? क्योंकि जैसे ही हम कूदते ही हमारे शरीर का जो वेग था वो बस के वेग के बराबर था, और कूदते ही हमारे पांव तो जमीन पे गिरते ही सीधे पांव तो क्या हो गया, स्थिर जड़त्व की स्थिति में आ गया, लेकिन शरीर क्या है, वह तो बस का जो वेग था उसी वेग से आगे की तरफ जा रहा था। तो जो पांव तो है वो तो स्थिर हो गए, लेकिन शरीर आगे की तरफ झुक जाएगा, और ज्यादा अधिक झुकने या ज्यादा अधिक वेग होने की स्थिति में हम मुंह के बल आगे की तरफ क्या हो जाएंगे दोस्तों, गिर जाएंगे। तो यह भी क्या है, गतिशील जड़त्व का उदाहरण है। जब व्यक्ति गतिशील बस के बाहर कूदता है तो वह बस की गति की दिशा में चलता है, अन्यथा वह नीचे गिरेगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो बस से कूदते हैं, उतरते समय क्या करते हैं, बस को पकड़े रखते हैं और उसके साथ कुछ कदम चलते हैं उसकी स्पीड के साथ। वह कुछ कदम इसलिए चलते हैं ताकि हमारा जो शरीर का वेग है वह बस के वेग के साथ साथ हमारा जो पांव है वह भी हम क्या करें, गति में आ जाए। तो हम उसके साथ अगर उसी गतिशील अवस्था में दौड़ते रहेंगे तो दौड़ते दौड़ते जैसे ही हम हाथ छोड़ेंगे तो हमें झटका नहीं लगेगा, मतलब हम आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, क्योंकि बस के वेग के बराबर हम दौड़ रहे थे। जिस प्रकार से बस चल रही थी उसको पकड़ के उसी के साथ साथ हम भी उसी वेग से क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शरीर का वेग भी क्या हो गया, एक तरह से बस के वेग के बराबर हो गया। अब जैसे ही हम हाथ छोड़ेंगे तो हम दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा एक दो कदम और रख के आराम से स्थिर हो जाएंगे, मतलब गिरेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक समान चाल से गतिशील एक ट्रेन के अंदर एक यात्री द्वारा एक गेंद ऊपर उछाली जाए तो गेंद पुनः उसके हाथ में आ जाती है। ट्रेन के अंदर आप बैठे, ट्रेन चल रही है, जैसे ही आपने एक गेंद को ऊपर उछाला वापस वो आपके हाथ में आ गई। वो वापस आपके हाथ में क्यों आई? जबकि आपने तो जब उसको उछाला तो ट्रेन तो चल रही है, तो उछालने के बाद वो तो पीछे रह जानी चाहिए, क्योंकि आप तो ट्रेन के अंदर बैठे हो, वो तो आगे की तरफ जा रही है। आप जब ट्रेन के अंदर बैठे हो ट्रेन तो आगे की तरफ जा ही रही है। अब आपने जैसे ही बॉल उछाली तो बॉल तो यहाँ पर आपने उछाली है, जबकि ट्रेन चल रही है तो बॉल तो पीछे चल जानी चाहिए, लेकिन पीछे क्यों नहीं जाती? जैसे ही आपने बॉल को उछाला तो बॉल भी तो ट्रेन की गति के साथ उसमें भी तो एक गति जुड़ जाती है। जैसे ही बॉल हमारे हाथ में थी हम उसको लेके बैठे थे, लेकिन हम जब चल रहे हैं या बॉल हमारे साथ चल रहे हैं तो उसमें भी वही स्पीड चल रही है जो ट्रेन की स्पीड है। तो हमने जैसे ही उसको ऊपर उछाला तो उसमें उछालते समय इस दिशा में उसमें एक वेग था, क्यों? क्योंकि ट्रेन के साथ वह भी क्या कर रही थी, हमारे हाथों में चल रही थी। तो उसी दिशा में वेग होने की वजह से जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो वो बॉल भी ऊपर उछालने पर हमें ऐसा लगेगा हमने उछाली तो बॉल बस ऊपर ही गई, वो ऊपर नहीं गई, वो ऊपर के साथ साथ थोड़ी सी आगे की तरफ भी खिसकी है, इसी तो लिए वो वापस हमारे हाथों में आगे गिर जाती है। वरना अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, हमने बॉल को उछाली तो बॉल तो ऊपर गई और ट्रेन तो आगे की तरफ चल रही, तो बॉल हमारे पीछे गिरनी चाहिए, जबकि वो पीछे न गिर के हमारे हाथ में वापस गिर जाती है। तो वो उसका कारण यही है क्योंकि जब हमने बॉल को उछाला था तब वह भी ट्रेन के वेग के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। तो उछालने के बाद ट्रेन ऊपर तो बॉल ऊपर तो जा रही है, साथ में आगे की तरफ भी जा रही है। वो ट्रेन के अंदर बैठने की वजह से हमें तो महसूस नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको भौतिकी के रूप में देखें तो बॉल जो रहेगी वो ऊपर भी जाएगी और थोड़ा सा आगे भी जाएगी, तभी तो हम उसको जब वापस कैच करेंगे तो वो हमारे हाथों में आकर गिर जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करें द्रव्यमान तथा जड़त्व में संबंध। द्रव्यमान और जड़त्व में क्या संबंध होता है? पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। जो कोई पिंड है उसका द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। उदाहरण के लिए टेनिस गेंद की अपेक्षा क्रिकेट की गेंद को रोकना अधिक कठिन होता है। जो टेनिस की गेंद रहती है उसकी अपेक्षा क्रिकेट की गेंद को रोकना अधिक कठिन होता है। क्यों? क्योंकि टेनिस की गेंद तो हल्की रहती है तो हम उसको आराम से रोक सकते हैं, जबकि क्रिकेट की गेंद है वह भारी रहती है तो उसको रोकना क्या होता है, अधिक कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जड़त्व जो रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। न्यूटन की जो गति है इसका द्वितीय नियम जो है इसे आवेग संवेग का नियम भी कहते हैं। यह दूसरा नाम भी इसका याद रखें। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर रहेगी वह वस्तु पर आरोपित बल के तो समानुपाती और बल की दिशा में क्या रहेगी, होगी। अब हम बात करें उदाहरण के लिए, जब क्रिकेट की गेंद को एक खिलाड़ी कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। क्रिकेट गेंद फील्डर की ओर अधिक संवेग से आती है। ऐसा करके वह संवेग, जो गेंद का संवेग है उसको क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है या समय अंतराल बढ़ाता है। जैसे क्रिकेट की कोई गेंद है वह फील्डर की तरफ आई तो वह जैसे ही उसके हाथ में आती है वो हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि क्रिकेट की गेंद फील्डर की ओर अधिक संवेग से आती है। जब गेंद वहां से आ रही है बैट से लग के तो वो बहुत अधिक संवेग से आ रही है,
ऐसा करके वो गेंद का संवेग कम करने के लिए समय अंतराल बढ़ाता है। तो वो जैसे ही पीछे की तरफ हाथ लेगा तो उसके हाथों में जो गेंद आने का समय है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ने की वजह से क्या रहेगा, उसको ज्यादा चोट नहीं आएगी या उसको ज्यादा दर्द का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जब बॉल हाथों में आती है तब एक तरह से यूं समझ लिया आप, लगने का भी डर रहता है। तो जैसे ही वह हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाता है तो वहां समय अंतराल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, संवेग कम हो जाता है, तो वो आसानी से उस बॉल को कैच कर लेता है। अन्यथा अगर वो हाथों को पीछे नहीं लगा ले जाएगा तो बहुत सी बार गेंद हाथों में टकराने के बाद वापस क्या हो जाती है, बाहर की तरफ गिर जाती है या फील्डर के लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करें संवेग मोमेंट। संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणन संवेग कहलाता है। इसे पी से शो करते हैं, जो संवेग रहता है इसको पी से शो करते हैं। पी बराबर होता है स्मॉल एम इंटू वी। यहाँ पर एम द्रव्यमान के लिए और वी क्या है, वेग के लिए। तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणन संवेग कहलाएगा। जो द्रव्यमान और वेग है इसका गुणन क्या कहलाएगा दोस्तों, संवेग कहलाएगा। जहां पी तो संवेग है, एम वस्तु का द्रव्यमान है और वी वस्तु का वेग है। यहाँ पर जो है एम वस्तु का द्रव्यमान, वी वस्तु का वेग है और पी को हम संवेग से कहते हैं। संवेग की एसआई इकाई की बात करें तो एम के लिए जो मास है द्रव्यमान, इसके लिए तो आएगा केजी, और वेग को हम मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। जो संवेग है यह सदिश राशि है। अच्छा, ये सदिश क्यों, क्योंकि इसमें वेग आ रहा है। वेग एक सदिश राशि है और द्रव्यमान जो अदिश राशि है, तो पी जो रहेगा यह वेग की वजह से क्या है, यह भी एक क्या है, सदिश राशि है। भारी वस्तु का संवेग ज्यादा, जबकि हल्की वस्तु का संवेग क्या होगा, कम होगा। भारी वस्तु रहेगी उसका संवेग ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। तो द्रव्यमान संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो संवेग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका संवेग शून्य होगा। कोई वस्तु अगर विरामावस्था में रहेगी दोस्तों तो उसका संवेग शून्य रहेगा। क्यों, क्योंकि विरामावस्था में वेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग। जब वेग 0 है तो संवेग भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब आगे बात करें, बल संवेग को परिवर्तित करता है। जो बल है वह संवेग को परिवर्तित करेगा। क्यों, क्योंकि बल की वजह से वेग परिवर्तित हो जाएगा या वेग की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, तो अपने आप संवेग भी क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें आवेग। संवेग में परिवर्तन, जो आवेग रहता है, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होगा एफ डी टी बराबर एम डेल्टा वी। आप तो इतना सा याद रखें, संवेग में परिवर्तन को हम आवेग कहेंगे। आवेग को एक तरह से यहाँ पर एफ डी टी बराबर एम डेल्टा वी के रूप में भी लिख सकते हैं। आवेग की इकाई की बात करें तो इस आवेग की इकाई रहेगी दोस्तों न्यूटन इंटू सेकंड। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आवेग की इकाई रहेगी न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, और न्यूटन को मैंने, बल की जो यूनिट रहती है वो न्यूटन ही रहती है, तो आप याद रखें न्यूटन इंटू सेकंड हम इसको लिख सकते हैं। और बल एफ बराबर एम ए, जैसे न्यूटन बराबर हमने लिखा था मास के लिए तो आ गया केजी मीटर प्रति सेकंड की घात 2। यह एक न्यूटन का मात्रक था, न्यूटन का यूनिट थी। अब अगर मैं इस यूनिट को यहाँ पर रखूं तो बनेगी केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड की घात 2 इंटू सेकंड। यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो आवेग की इकाई हम ये भी लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो आवेग की इकाई न्यूटन इंटू सेकंड भी हो सकती है या केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैंने न्यूटन की जो यूनिट थी केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को मैंने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो केजी इंटू मीटर बटा सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड नीचे रह गया, तो इस यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। याद रखें, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और यह यूं कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत दिशा में एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का जो गति का पहला नियम है वह बल का गुणात्मक आइडिया देता है, और न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वह बल मापने का आइडिया देता है। तो बल का पहला नियम तो क्या बताता है, न्यूटन की गति का बल का गुणात्मक आइडिया, और जबकि द्वितीय नियम क्या बताता है, बल मापने का आइडिया। तो पहला गुणात्मक आइडिया देता है बल का, और दूसरा बल मापने का आइडिया देता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि यदि एक पिंड ए पिंड बी पर बल आरोपित करता है, तो पिंड बी भी पिंड ए पर समान तथा विपरीत बल आरोपित करेगा। जो न्यूटन का तीसरा नियम है वह कहता है अगर कोई पिंड ए है वह किसी पिंड बी पर बल आरोपित करेगा, तो पिंड बी भी
पिंड ए पर समान बल आरोपित करेगा, बस उसकी क्या रहेगी, दिशा विपरीत रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, ए द्वारा बी पर आरोपित बल क्रिया कहलाती है। किसी पिंड ए द्वारा जो बी पर आरोपित बल है वह क्रिया कहलाएगी, जबकि उसी पिंड ए पर बी द्वारा जो क्रिया आरोपित की जाएगी वह क्या कहलाएगी, प्रतिक्रिया कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पर दो पिंड बना देता हूँ, ये एक पिंड ए है और ये एक पिंड बी है। अब अगर ये ए पिंड इस बी पिंड पर कोई बल लगा रहा है तो यह जो बल या क्रिया कर रहा है, तो ए द्वारा इस बी पर जो आरोपित बल है वह तो क्रिया कहलाएगी, लेकिन इस ए द्वारा बी पर आरोपित बल की वजह से बल जो रहेगा वह तो क्रिया कहलाएगी, लेकिन उस बल की वजह से बी भी ए पर एक बल आरोपित करेगा, वह उसका क्या रहेगा, प्रतिक्रिया रहेगी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम इस तरह से भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया हमेशा क्या होगी, भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करती है। जैसे ए द्वारा बी पर तो क्रिया की जाएगी, लेकिन बी द्वारा इसके विपरीत ए पर क्या की जाएगी, प्रतिक्रिया की जाएगी। तो ए तो बी पर क्रिया कर रहा है, मतलब क्रिया तो बी पर हो रही है, और प्रतिक्रिया किस पर हो रही है, ए पर हो रही है। मतलब भिन्न भिन्न पिंडों पर क्या हो रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया का कार्य हो रहा है। उदाहरण के लिए हथेली से टेबल पर मारने पर हम एक बल लगाते हैं, मेज भी हथेली पर मारने पर बल लगाते हैं। जैसे हथेली पर हम टेबल पे मार रहे हैं तो टेबल पर तो हमने बल लगाया, लेकिन हमारे हथेली पर भी प्रतिक्रिया बल लगता है, हमारे हथेली पर भी क्या होती है, चोट होती है, हमें दर्द महसूस होता है। नाव के किनारे से जमीन पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना। हम नाव में बैठे, नाव किनारे पर आ गई, अब जैसे ही हम जमीन पर कूदते हैं तो कूदते समय हमारे पांव की वजह से हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक बल लगाते हैं और हम आगे की तरफ कूद जाते हैं। तो उस जो बल जो हमने लगाया पीछे की तरफ, वो प्रतिक्रिया के रूप में, हमने तो नाव के ऊपर क्रिया करी और हम आगे की तरफ कूदे, लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में नाव ने भी हमारे ऊपर एक बल लगाया, और हमारा जो बल था, जो हमने क्रिया करी थी नाव पर बल लगा के, उसकी वजह से नाव क्या होगी, पीछे की तरफ खिसक जाती है। तो नाव के किनारे से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे की तरफ हटना, यह भी इसका एक उदाहरण है। और उदाहरण देखिए, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की तरफ क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथ एवं पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है। जब पानी में तैरते हैं तो कोई तैराक अपने हाथ या पैरों से पानी को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। तो हम पानी पर पीछे की तरफ बल लगा रहे हैं, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बल, पानी क्या कर रहा है, हमें आगे की तरफ प्रतिक्रिया बल दे रहा है, जिसकी वजह से ही तो आदमी आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही हम पानी में ऐसे ऐसे हाथ करेंगे तो हमारे हाथों से पानी पर पीछे की तरफ बल लग रहा है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप पानी जो है वो हमारे हाथों पर आगे की तरफ बल लगा रहा है, शरीर पर आगे की तरफ बल लगा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ तैरते जा रहे हैं। नाव चलाते समय पानी को पतवारों से पीछे की ओर धकेलते हैं। पानी नाव पर एक प्रतिक्रियात्मक बल सामने की ओर लगाता है, जिससे नाव आगे की ओर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार जैसे पतवारों से पीछे की तरफ धकेल रहे, तो यहाँ पर तो जब तैराक तैरता है तो उसके हाथ पतवार का काम करते हैं, तभी तो वो पीछे की तरफ पानी को जैसे ही धकेलता है तो हाथ पतवार का काम करेंगे, और हमारा शरीर आप नाव समझ लो। तो जो पतवार है वो तो हाथ हो गया और शरीर नाव हो गया। तो जैसे ही हम हाथों को पीछे की तरफ धकेलेंगे तो पानी हमारे शरीर को क्या करेगा, आगे की तरफ धकेलेगा। वायुयान के प्रोपेलर के ब्लेड वायु को पीछे की ओर फेंकते हैं, तो वायु द्वारा लगने वाले प्रतिक्रियात्मक बल से वायुयान आगे की ओर क्या करता है, बढ़ जाता है। ये सब न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण चल रहे हैं, इनको भी आप याद रखें। जब हम भूमि पर चलते हैं या किसी ट्राली या हाथ के थैले को धक्का देकर खिसकाते हैं तो हम अपना पेशी बल का लगाते हैं, याद रखें। जब हम भूमि पर चलते हैं तो कौन सा बल लगाते हैं, पेशी बल। या किसी ट्राली या हाथ के थैले को जब हम धक्का देते हैं तो हमारा पेशी बल हम क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तब गोली पर आगे की ओर बल लगता है, और उतना ही बल बंदूक पर क्या होगा, विपरीत दिशा में लगता है। परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली की तुलना में बहुत अधिक होने से बंदूक पीछे की ओर बहुत कम चलती है, जिस कारण बंदूक चलाने वाले के कंधे को झटका अनुभव होता है। जब बंदूक चलाई जाती है दोस्तों, तो बंदूक से जो गोली निकलती है वह आगे की तरफ जाएगी, लेकिन जब वो आगे की तरफ जाती है तो उस बंदूक पर भी एक पीछे की तरफ बल लगता है, लेकिन बंदूक का भार क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बंदूक का भार ज्यादा होने की वजह से बंदूक तो थोड़ा सा पीछे की ओर खिसक सकती है, जिससे जो बंदूक चलाने वाला है उसको एक झटके का अनुभव होता है। अब हम आगे बात करें, जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तब रॉकेट के पिछले भाग से गैस अत्यधिक तेज गति से निकलती है, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर गैस निकलने के विपरीत दिशा में बल लगने के फलस्वरूप रॉकेट क्या ऊपर उठता है। जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तब उनसे नीचे की तरफ बहुत तेज गति से गैस निकलती है, गैस नीचे की तरफ निकल रही है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उस पर ऊपर की तरफ बल लग रहा है। इस वजह से बल क्या होता है, ऊपर, रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर गतिशील हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब वापस हम देखें एक तरीके से, तो न्यूटन का पहला नियम हमें बल के गुणात्मक, दूसरा नियम हमें उसके मात्रात्मक मापन की विधि
प्राप्त होती है। और जो न्यूटन का तीसरा नियम है हमें लगाए गए बलों के बारे में जानकारी देता है। तो न्यूटन का पहला नियम हमें बल की गुणात्मक, दूसरा नियम से हमें उसके मात्रात्मक मापन की विधि प्राप्त होती है। तो पहला नियम गुणात्मक, दूसरा मात्रात्मक और तीसरा नियम लगाए गए बलों के बारे में क्या देता है दोस्तों, जानकारी देता है। तो ये बलों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम क्या हमें जानकारी देता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम देखें, तीसरे नियम से हम दो भिन्न वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों, क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में अध्ययन करते हैं। जो तीसरा नियम है इससे हम दो भिन्न वस्तुओं पर लगने वाले बलों के जो क्रिया प्रतिक्रिया जो बल होते हैं उनके बारे में या उनके संबंध में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है, इसलिए समान परिमाण में होते हुए भी परिणामी बल शून्य नहीं हो पाता। जो क्रिया प्रतिक्रिया बल है यह भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करेगा तो परिणामी बल शून्य कैसे होगा, तो परिणामी बल इसमें क्या होगा, शून्य नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करें संवेग संरक्षण का नियम। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है, बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित या बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। दो वस्तुएं हैं, उनका जो संवेग है वह संरक्षित रहेगा, मतलब जो उनके टकराने से पहले संवेग रहेगा वह टकराने के बाद वाले संवेग के बराबर रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा हो। मतलब उन दोनों वस्तुओं पर जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तब तक उनका संवेग क्या रहेगा दोस्तों, संरक्षित रहेगा। अर्थात दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। जैसे मैं यहाँ पर दो वस्तुएं ले लेता हूँ, एक गोला एरा, एक एरा, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। ये u1 वेग से इधर आ रहा है और ये इधर किस वेग से आ रहा है, u2 वेग से आ रहा है। अब ये दोनों टकराए, अब इनके टकराने के बाद की कंडीशन आप देखो, जो m1 है ये टकराने के बाद इस दिशा में v1 वेग से गतिशील हुआ और m2 इससे टकराने के बाद इसी दिशा में v2 वेग से गतिशील हुआ। यहाँ पर दिशा चेंज भी हो सकती है। अगर m2 है ये इससे टकराने के बाद दोनों या तो एक ही दिशा में गतिशील हो गए, या दोनों टकराने के बाद m1 उस दिशा में गतिशील हुआ, m2 इस दिशा में गतिशील हुआ। चलो m2 की दिशा हम इधर ले लेते हैं, m2 है इसको हम ऐसे ले लेते हैं, m2 है वो क्या हुआ, इस दिशा में गतिशील हुआ v2 वेग से। तो जो इनका टकराने से पहले संवेग था m1u1 प्लस m2u2, यह टकराने के बाद m1v1 प्लस m2v2 के बराबर रहेगा। यहाँ पर दिशा लगे तो यहाँ पर मैंने चिन्हों के द्वारा इनको नहीं बताया, या इनका वेग सदिश को हम दिशा के अनुदिश नहीं ले रहे हैं, मतलब यहाँ प्लस माइनस का भी आपको नहीं देखना, बस आपको इतना सा याद रखना कि टकराने से पहले इनका संवेग m1u1 था। चलो मैं इनकी दिशा को भी इसी एक ही दिशा में ले लेते हैं ताकि यहाँ पर प्लस माइनस का चक्कर नहीं रहेगा। m1u1 m2 इसी में u2 वेग से जा रहा था, u1 जो है u2 से ज्यादा है तभी तो ये टकराएंगे। अगर u2 u1 से ज्यादा रहेगा तो दोनों ही इस दिशा में गतिशील है तो कैसे टकराएंगे, तो u2 जो है वह u1 से कम है, u1 ज्यादा है, ये दोनों आपस में टकराए। टकराने के बाद इनके वेग की हम बात करें, मान लो दोनों ही गोल है, दोनों ही m1 m2 m1 m2। अब ये दोनों जब आपस में टकराए, यहाँ पर u1 जो है ज्यादा है किससे, u2 से, तभी तो ये टकराएंगे। जब पीछे वाला ज्यादा स्पीड से आएगा तभी तो आगे वाले से टकराएगा। तो m1 m2 दोनों टकराए, उसके बाद इसका वेग हो गया v1 और इसका वेग क्या हो गया, v2 हो गया। अब टकराने के बाद जो v2 रहेगा दोस्तों यह क्या हो जाएगा, u2 से ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही यह बॉल इसके टकराएगी, ये u2 वेग से जा रहा है, इसके टकराते इसका वेग थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो v2 जो रहेगा वो u2 से क्या ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर संवेग संरक्षण ऐसे लगेगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2। मतलब दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो। जब तक उन पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो तब तक उनका संवेग क्या, संरक्षण रहेगा। इसका संवेग की बात करें तो प्रारंभ में इन दोनों बलों का संवेग लिखे तो m1u1 प्लस m2u2। अब टकराने के बाद इनके वेग परिवर्तित हो गए, तो जो वेग परिवर्तन होने के बाद जो संवेग रहेगा वो रहेगा m1v1 प्लस m2v2। तो यह जो m1u1 प्लस m2u2 प्रारंभिक संवेग था और इनका टकराने के बाद का जो संवेग है m1v1 प्लस m2v2, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे दोस्तों, बराबर रहेंगे। यही संवेग संरक्षण का नियम है। आज की क्लास को हम दोस्तों यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम बल के बारे में और बहुत सारे घर्षण बल या अन्य तरह के अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इस प्रकार के बल जो बाकी है उनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।